तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मानव जनन स्वास्थ्य। मानव जनन स्वास्थ्य बहुत ही सिंपल चैप्टर है। एक क्वेश्चन नीट इससे फिक्स करता है हर एक बार। जितने भी क्वेश्चन इससे आते हैं रिपीटेड वे पर पूछे जाते हैं, बार बार एक ही तरीके के क्वेश्चन अलग अलग मेथड से पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक है जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं परिवार नियोजन क्या होता है, इसके अस्थायी और स्थायी उपाय, जो 2 टाइप्स में इसको बांटा गया है वो कौन कौन से हैं, क्या है, उसके बारे में विस्तारित रूप से आज हम इस लेक्चर पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जितने भी नीट में क्वेश्चन आएंगे वो तो इससे बाहर नहीं आने वाले, इतना मेरी गारंटी है। अगर आप पढ़ते हैं फिर आप एनालाइज कर सकते हैं, जितना भी आपको एनालाइज करना है ना, पिछले 30 साल का क्वेश्चन देख लीजिए, जो भी आने वाला है इसी लेक्चर से आने वाला है। मतलब इसके 2 पार्ट होंगे, ये तो आज रहा पहला पार्ट, कल आएगा इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहली बात जो आती है वो कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो कि इस चैप्टर के हैं, 3 ईयर। पहला नंबर आता है परिवार नियोजन कार्यक्रम, दूसरा नंबर आता है परिवार कल्याण कार्यक्रम और तीसरा है कानून एमपीटी पर कब लागू हुआ। ठीक है, तो पहला सन 1951 ईस्वी में मोस्ट इंपॉर्टेंट सन है वो क्या है, परिवार नियोजन लागू हुआ। सन 1977 ईस्वी में परिवार कल्याण कार्यक्रम और सन 1971 ईस्वी में एमपीटी पर कानून बना था। यहां पर परिवार नियोजन और परिवार कल्याण दोनों ध्यान देने वाली बातें हैं, यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि एक बार नीट ने दोनों को एक साथ रख के पूछा और अधिकतर लड़के इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि ये एनसीईआरटी पर नहीं दिया हुआ है। ये दोनों तो एनसीईआरटी पर दिए हुए, जिस पर मैंने स्टार लगा रखा है, लेकिन जिस पर मैंने स्टार नहीं लगा रखा है वो एनसीईआरटी पर नहीं दिया हुआ, इसीलिए वहां पर क्वेश्चन ज्यादा गलत हुआ। और नीट कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हैं तब तो गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत बाहर का नॉलेज रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ की चीजें क्लियर हुई। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या कि परिवार नियोजन कार्यक्रम है क्या, इस चीज को समझते हैं आखिर सरकार ने इसको लागू क्यों किया। तो पहले ये एक बार फिर से रिमेंबर मैं आपको करवा दूं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ। किसने अच्छी तरीके से पहली स्लाइड को देखा वो बताए कि कब लागू हुआ था, सन 1951 ईस्वी में। इट इज क्लियर। तो फिर से ये सन आप एक बार रिमेंबर कर लीजिए, सन 1951 ईस्वी में कानून बना। क्यों बना बच्चा, आखिर ये कानून की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये जो हंसता हुआ बालक आपको दिख रहा है इसका नाम हम रखते हैं बालक। क्या रखते हैं बच्चा, बालक। इसकी वजह से, मतलब खाली इसकी वजह से नहीं, इसी की तरह बहुत बालकों की वजह से हमें परिवार नियोजन की जरूरत पड़ी। बहुत समय पूर्व ऐसा चल रहा था कि जितने भी परिवार थे ना, वो 2 परिवार, मतलब 2 लोग, 2 कपल आपस में मिलकर 100 बच्चों को जन्म दे देते थे। मतलब 2 से एक ही पीढ़ी में 100 मेंबर्स बढ़ जाते थे। ऐसा क्यों होता था? उस दौरान बच्चे पैदा करने की प्रथा बहुत ही भयानक चल रही थी, कंपटीशन चल रहा था। मतलब हमने 10 किए तो उसने 12 करे। अब वो कंपटीशन कर रहा है कि नहीं इसने 12 किए हैं तो मैं 16 करूंगा। ऐसे करके भाई साहब, मतलब 2-2 शादियां, 3-3 शादियों में 100-100 बच्चे हो जाते थे। और हैं भी, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ऐसे बहुत सारे परिवार आपको आज भी मिल जाएंगे जो 100-100 बच्चों के संतान, मतलब उनकी संतानें हैं 100-100। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता था? ऐसा 2 रीजनों से होता था। एक तो अधिक शादियां, एक एक लड़का है 3-3 शादियां कर रहा है, 4-4 शादियां कर रहा है, और चारों पत्नियां 12-12, 15-15 लड़कों को जन्म दे रही हैं। तो इससे क्या हो रहा था, जो बालक हैं उनकी दर जो है लगातार, उनकी जो रेट है वो लगातार बढ़ रही थी। रेट बढ़ने के कारण ऐसा हर एक जगह हो रहा था, ऐसा एक जगह नहीं हो रहा था, ऐसा पूरे विश्व में हो रहा था। इनकी रेट बढ़ने के कारण जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक मात्रा पर बढ़ी, और जब जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा पर बढ़ी तो उत्पादकता जो है वो कम हो गई। इससे भूखमरी वगैरह आ गई, मतलब भूख से लोग मरने लगे। अब यहाँ पर सरकार ने देखा कि यार ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पर लोग मर रहे हैं, मतलब भूख से मर रहे हैं। जिस जिस अर्थ पर पहले इतना भोजन था कि असीमित भोजन था, आज वो कम पड़ रहा है लोगों को। ऐसा क्यों? तो इस पर क्या किया गया, इस पर विचार किया गया और सन 1951 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाया गया। और उस दौरान बताया गया कि भाई साहब सब लोग अपने परिवार को कम करो, 2 बच्चे करो, 3 बच्चे करो, ये क्या मतलब अनाप शनाप कर रहे हो। उसी दौरान नारा दिया गया, हम 2 हमारे 2। मतलब मोटिवेट किया गया कि भाई आप 2 रहेंगे और आपके 2 रहेंगे तो आप उनको पढ़ा सकेंगे, आप उनको खिला सकेंगे और उनको अच्छे परिवेश पर रख सकेंगे। ये आपके लिए, आपके प्रेजेंट के लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, बात तो समझ में आ गई लोगों को, बात लोगों ने समझा, भाई काफी समझाया, सरकार ने मेहनत किया, लोगों ने समझा इस चीज को। अब लोगों ने समझ, भाई लोग तो समझ गए। अब लोग सोचते थे कि कैसे इसको कम किया जा सकता है, उस समय उपाय नहीं थे हमारे पास कोई। तो सरकार ने अपने साइंटिस्ट वगैरह को कहा कि भाई कुछ करो, कि हमें कुछ उपाय दो, हमें उपाय बताओ कुछ ऐसा।
तो साइंस ने क्या किया, हमें उपाय बताया, उन्होंने हमें दो तरीके दिए, दो प्रैक्टिकली और 95% चांसेस वाले ऐसे, मतलब कि हाँ इससे अब जो रेट है वो कम हो जाएगी। इन्होंने दो तरीके हमारे सामने पेश कर दिए और इन दो तरीकों को आज हम पढ़ते हैं। पहला जो तरीका आता है वो आता है अस्थायी उपाय। अस्थायी उपाय में क्या आता है, ऐसे उपाय आते हैं इनका यूज जब तक आप करेंगे तब तक आपको गर्भता मतलब प्रेगनेंसी नहीं आएगी, और जैसे यूज करना बंद करेंगे तो प्रेगनेंसी आ सकती है। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य क्या था उस दौरान, हमारा लक्ष्य उस दौरान सेक्स को रोकना नहीं था। उस दौरान हम ये नहीं समझा रहे थे कि बच्चा पति पत्नी हो तो दूरियां बढ़ाओ आपस में, और अगर ये करोगे तो भाई संतान तो आएगी ही। तो हमारा ये करना नहीं था, हमें किसी को हर्ट किए बिना इन चीजों को पॉसिबल करनी थी। तो हमने क्या किया, हमने इसको ना रोकने की जगह हमने निषेचन को ही रोक दिया। क्या किया बच्चा, हमने निषेचन को ही रोक दिया। अब हमने सोचा जब निषेचन ही नहीं होगा तब गर्भता कैसे ही आएगी, मतलब प्रेगनेंसी कैसे आएगी। निषेचन क्या है बच्चा, निषेचन ये है कि एक शुक्राणु का एक अंडाणु से मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और निषेचन को रोकना है तो शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। और इसी को हमने किया। कभी हमने शुक्राणु को मार दिया, कभी हमने पूर्णतः तरीके से अंडे को बनने ही नहीं दिया, कभी हमने दोनों के बीच में फिजिकल अवरोध उत्पन्न कर दिया। इन्हीं चीजों को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो पहला नंबर जो आता है वो आता है रसायन विधि। पहली जो विधि आई वो थी रसायन विधि, और रसायन विधि क्या कर रही थी, शुक्राणुओं को नष्ट कर रही थी। अब शुक्राणु नष्ट हो रहे हैं मतलब निषेचन नहीं होगा, ये आपको पता है, चाहे लोग सेक्स जितना करें। ठीक है, तो हमने सेक्स को बिल्कुल रोका ही नहीं, वो लोग कर सकते हैं, निषेचन को हमने रोकना चाहा, इसीलिए तो हमने उपाय दिए। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करता था बच्चा, ये शुक्राणुओं को नष्ट करता था। इनके जो रसायन थे वो थे टुडे और नीम 36। ये दो ऐसे रसायन थे जो शुक्राणुओं को नष्ट करके निषेचन को रोकते थे। अब आया सेकंड मेथड, जब और थोड़ा सा विकास हुआ तो सेकंड मेथड आया। वो कौन सा था बच्चा, यांत्रिक तरीके थे। यांत्रिक तरीकों से भी हम क्या कर सकते हैं, निषेचन को रोक सकते हैं। यांत्रिक तरीके जो थे वो शुक्राणु और अंडाणुओं को भौतिक रूप से मिलने से रोकते थे। ठीक है, और इनके जो एग्जाम्पल है बच्चा वो है डायाफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप हो गई, कंडोम्स वगैरह हो गए, ये सब क्या हो गए, इनके एग्जाम्पल हो गए। आइए इन एग्जाम्पल को एक बार देखते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये जो पहला नंबर आपको बच्चा दिख रहा होगा ये है कंडोम, दूसरा नंबर क्या है सर्वाइकल कैप, तीसरा नंबर डायाफ्राम, और चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर एक डायग्राम है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए हुआ क्या, ये जो कंडोम्स वगैरह थे ये तो मेल के लिए थे। ठीक है, और ये सर्वाइकल कैप हो गई, डायफ्राम वगैरह हो गई, ये क्या थी, फीमेल के लिए थी। अच्छा, जब ऐसा आया ये जो फीमेल वाली चीजें थी ना, ये थोड़ा सा जटिल थी। आपको पता है कि फीमेल के जो ये अंग होते हैं वो भी जटिल होते हैं। ठीक है, अपेक्षा इसके मेल के। तो अब ये इनमें क्या जटिलताएं आई, इनको क्या जो फीमेल वगैरह थी अब वो इनको यूज करना नहीं जान पा रही थी, और यूज करना जान भी जा रही थी तो ये अपनी तरीके से मतलब कि खुद से लगा नहीं पाती थी। इनका यूज कैसे करते हैं, इनका यूज जानने के बाद भी ना यूज कर पाना, मतलब थोड़ा सा ये क्या होते, जटिल होते थे। तो इसीलिए इनका प्रचलन इंडिया पर तो बिल्कुल कम हो गया। वैसे तो सारे देशों पर इनका प्रचलन अपेक्षाकृत कम है कंडोम की वजह से, लेकिन कंडोम का जो यूज है ये बहुत ज्यादा बढ़ा, ये सब जगह बढ़ा। चाहे जिस देश की मैं बात करूं इसका उपयोग अधिक मात्रा पर किया जाता है, और भारत पर तो इसका उपयोग अगर मैं कहूं 95% अगर इसका यूज किया जा रहा है तो 5% ही इनका यूज किया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा पर इनका यूज किया जाता है। इसके कई रीजन मैंने आपको बताया, तो लगाने में प्रॉब्लम होती है, दूसरा कई बार नर्स वगैरह की भी जरूरत पड़ जाती है, और तीसरा ये पूरी तरीके से सेफ नहीं होते हैं, जबकि कंडोम्स वगैरह यूज करना बहुत ही सिंपल तरीका। अगर कंडोम आप 1% भी इसको यूज करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, जबकि इनको कई तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। ठीक, तो अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं एक नोट। अब आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंडोम्स वगैरह क्या थी, भारत पर भी इनका प्रचलन बढ़ा। अब भारत पर प्रचलन बढ़ रहा है मतलब उत्पादकता भी भारत पर होनी चाहिए, कब तक बाहर से ला बेचेंगे। तो उत्पादकता के लिए भारत में पहली कंडोम निर्माता कंपनी बनी, और जिसका नाम उसने रखा हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड। और हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड ने क्या किया, अपना पहला ब्रांड निकाला जिसका नाम उसने क्या रखा, निरोध। निरोध नाम से इन्होंने क्या किया, पहला कंडोम निकाला था। ठीक, ये यहां पर इंपॉर्टेंट एक वो हो जाती है, डाटा हो जाता है। ठीक, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब हम देखते हैं आगे, और नेक्स्ट तरीका जो हमारा है वो है आईयूडी मतलब इंट्रा यूटेरियन डिवाइस। ये क्या है, ये एक प्रकार की डिवाइस है जो कि निषेचन को रोकती हैं, और ये 3 तरीके की होती हैं। ठीक है, पहला नंबर जो है वो है औषधि रहित, जिसको हम बोलते हैं लिप्स लूप, ये इसका एग्जांपल है औषधि रहित का। एज इट, ऐसे ही करके नीट इससे क्वेश्चन पूछता है, और कई बार बच्चा
कई बार रिपीटेड वे पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तांबा मोचक में आता है कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोडेड 375। अब ये कॉपर टी क्या होता है बच्चा, ये कुछ कॉपर ऐसे इस तरह टी के आकार की होती है, जिसको हम क्या करते हैं गर्भाशयी ग्रीवा पर लगा देते हैं। इससे क्या होता है, ये अपना वर्क करती है। कैसे वर्क करती है, रुकिए मैं बताऊंगा अच्छी तरीके से, सारे वर्क हम अलग पढ़ेंगे। ठीक, तो अब देखिए हार्मोन मोचक क्या था, प्रोजेस्टेटेड, LNG-20, ये सब क्या हो जाते हैं हार्मोन मोचक के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके वर्क की कि ये कैसे वर्क करते हैं। अभी आपने एग्जाम्पल देखे हैं, अब हम वर्क को देखेंगे। और वर्क पहला नंबर है औषधि। तो जो औषधि रहित थे वो कैसे वर्क कर रहा था, लिप्स लूप। ये क्या करता था, शुक्राणुओं का भक्षण करता था, मतलब शुक्राणुओं को नष्ट कर देता था, मतलब शुक्राणुओं को मार देता था। तो भक्षण कर दिया, अब शुक्राणु मर गए, मतलब निषेचन नहीं हो सकता। अपने को क्या करना था, निषेचन को रोकना था। दूसरा नंबर क्या है बच्चा, दूसरा नंबर है तांबा मोचक। तांबा मोचक क्या करता था, शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करता था और निषेचन को कम करता था। अब जैसे शुक्राणुओं की गतिशीलता कम ही हो जाएगी, अगर शुक्राणु गतिशील कम हो गए मतलब अब वो अंडाशय तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, मतलब गर्भाशय तक अब वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। और गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएंगे मतलब प्रेगनेंसी आ ही नहीं सकती। अंडा और जो ये शुक्राणु है वो मिलेगा ही नहीं, तो अंड जनन कैसे होगा, और अंड जनन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे आएगी। ठीक, देखिए सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में भी आ रही होंगी। ठीक, अब तीसरा नंबर आता है वो है हार्मोन मोचक। हार्मोन मोचक क्या कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा ये वर्क जटिलता करता है। ये क्या करता है, गर्भाशय को भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाता है। कैसे बनाता है कि गर्भाशय को विपरीत वातावरण देता है भ्रूण के लिए। अब भ्रूण को अगर विपरीत वातावरण मिलेगा तो शुक्राणु अगर अंडाणु तक पहुंच भी गया तो अब क्या होगा, वहां पर भ्रूणावस्था नहीं आएगी, मतलब भ्रूण का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि भ्रूण का निर्माण होने के लिए पहली कंडीशन ही है कि उसके तरह वातावरण उसको मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। अब इनको अगर उसी की तरह वातावरण ही नहीं मिलेगा मतलब भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, मतलब प्रेगनेंसी नहीं आएगी निषेचन होने के बाद भी। ठीक, और या तो ये करता है गर्भाशयी ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बना देता है। अब जैसे गर्भाशयी ग्रीवा शुक्राणु का विरोध करने लगेगी तो फिर शुक्राणु क्या आगे ही नहीं जा पाएंगे और निषेचन नहीं हो पाएगा। ठीक, सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है हमारा, आगे है हार्मोनल उपाय। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है हर एक सेकेंड ईयर। अगर एक साल नहीं आया तो दूसरे साल कंफर्म भाई साहब क्वेश्चन आएगा। इतनी बार यहां से क्वेश्चन आया, अगर आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करते हैं क्वेश्चंस तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो हार्मोनल उपाय हैं उनके जो एग्जाम्पल हो जाते हैं माला एन, माला डी, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन और सहेली। यहाँ पर सहेली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सहेली इसका नाम ही है और सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन ऐसी दवा है जिसका यूज सबसे अधिक मात्रा पर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो सहेली के बारे में हम अच्छी तरीके से विस्तारित रूप से देखेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हार्मोनल उपाय है वो वर्क कैसे करता है। तो बच्चा ये वर्क ऐसे करता है, जैसा कि आपको पता है कि हार्मोनल उपाय है मतलब ये हार्मोन्स को इफेक्ट करता होगा। और अगर फीमेल के हार्मोन की बात करता हूं तो FSH और LH हार्मोन आते हैं जो कि आवर्त चक्र के दौरान अंडे का निर्माण करते हैं। और अगर उन्हीं को ये इफेक्ट कर दे, अगर उन्हीं का ये संदमन कर दे तो क्या होगा बच्चा, ओव्यूलेशन जो है वो नहीं होगा। और अगर ये नहीं होगा तो निषेचन भी नहीं होगा। यहां तक की चीजें क्लियर हुई, आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो बार बार कहने की कोई जरूरत है नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं एक नोट जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और उस समय सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन गलत हुआ था। उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूं, ये भी एनसीईआरटी पर डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ जबकि नीट ने इसको पूछा। अब यहां पर बात ये आती है कि नोट है क्या, तो देखिए जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन युक्त गोलियां होती हैं वो क्या करती हैं, सर्वाइकल म्यूकस की विस्कस को गाढ़ा करती हैं। यहां पर बात ये आती है कि सर्वाइकल म्यूकस है क्या भैया, तो जो सर्वाइकल म्यूकस है वो क्या है उसको समझा देता हूं। जब कपल्स आपस में संयोग कर रहे होते हैं उस दौरान क्या होता है, जब पुरुष की योनि से शुक्राणु मादा की योनि पर निकलते हैं तो मादा की योनि पर एक चिपचिपा सा पदार्थ स्रावित होता है जो हेल्प करता है शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचाने के लिए। जब शुक्राणु तैरते हैं तो उनकी तैरने की क्षमता को बढ़ा देता है, और ये चिपचिपा सा पदार्थ होता है। अगर उसी को गाढ़ा कर दिया जाए तो यहां पर जो शुक्राणु तैर रहे थे अब उनका तैरना बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगा, और जो उनकी एनर्जी वो खत्म हो जाएगी, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे और निषेचन अनुपस्थित हो जाएगा। ठीक, समझ में आई बात। तो इसका काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन युक्त गोलियां ही इस चीज को करती हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक, अब ये क्या करती हैं, शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकती हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, अब हम देखते हैं आगे सहेली को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सहेली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो दवा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों,
इससे कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं। अगर आप गत वर्षों मतलब गत विगत वर्षों को देखेंगे, अभी इन प्रेजेंट टाइम का देखेंगे, थोड़े दिन पहले का देखेंगे, 2017 से देखेंगे, तो काफी रिपीटेड पेपर सहेली से ही क्वेश्चन पूछे गए। उसका रीजन ये है बच्चा कि सहेली से कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जा सकते हैं मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूं, इससे ज्यादा सहेली से नहीं पूछा जाएगा। और इतने जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं सब कुछ नीट में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर जो सहेली है वो ओरल पिल्स है, मतलब कि मुंह से खाने वाली दवा है, ये पहला नंबर। सेकंड नंबर ये वीकली होती है, साप्ताहिक गोली है, सप्ताह में एक बार इसका सेवन किया जाता है। इट इज क्लियर। अब तीसरा नंबर कि इसका निर्माण कहां हुआ, तो इसका निर्माण CDRI यूपी लखनऊ में हुआ। CDRI के साइंटिस्टों ने इसका निर्माण किया था, तब ये बहुत ज्यादा प्रचलन में सहेली गोली आई, ठीक है। और काफी ज्यादा यूजफुल और काफी कम केसेस इसके आते हैं, ऐसा कि मतलब इनके यूज होने के बाद भी प्रेगनेंसी आई, ऐसा बहुत ही कम मात्रा में केसेस सुनने के लिए मिले हैं, ना के बराबर। और बहुत ही अच्छी दवा है क्योंकि सप्ताह में एक बार लेनी पड़ती है, तो कोई जरूरत नहीं है रोज रोज लेने की। जबकि अगर आप बात करूं मैं माला एन की, क्या माला एन माला डी मैंने आपको पढ़ाया, तो ये क्या करते हैं बच्चा, ये 30 की 30 गोलियां होती है, मतलब 30 दिन तक लगातार लेनी पड़ती है। और कई तरीके की गोलियां आती हैं, कई सूट करती हैं लोगों को। मतलब पहले तो माला एन, पहले माला डी बन गई, लेकिन फिर क्या हुआ, कई तरीके की गोलियां लोगों को सूट नहीं कर रही थी, मतलब जो फीमेल है उनको सूट नहीं कर रही थी, तो उनके अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, मतलब ऐसे करके काफी डिवाइडेशन हुआ, तो काफी जटिलता इनमें आई। जबकि सहेली में ऐसा कुछ नहीं है, सहेली दवा बहुत ही सिंपल थी, इसीलिए इनका प्रचलन ज्यादातर बढ़ गया। और इसीलिए सहेली दवा पूछी भी जाती है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं पूछे जाने के, क्योंकि देखिए मोस्ट कॉमन दवा भी है और सबसे अच्छी दवा है, ठीक। तो और लखनऊ CDR द्वारा बनाई गई थी, मतलब काफी ज्यादा अच्छे साइंटिस्टों द्वारा भी बनाई गई है गोली। तो अब इनके वर्क देखते हैं कि कैसे वर्क करती है। रोपड़ को रोक देती है, मतलब निषेचन को रोक देती है, ठीक है। तो सहेली आपने देखा, इससे ज्यादा इससे नहीं पूछा जाएगा। इतने पॉइंट अगर आप याद रख लेते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं गलत होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट उपाय को, जो कि है प्राकृतिक उपाय। प्राकृतिक उपाय काफी पुराना उपाय है। अगर आप मैं बात करूं तो पहले लोग इसको यूज करते थे, प्राकृतिक उपाय को यूज करते थे, बहुत लोग यूज करते थे, लेकिन थ्योरेटिकल वे पर। किसी को प्रैक्टिकली रूप से नहीं पता था कि भाई ये सही होगा, कई बार ये गलत हो जाता था। तो हमारे साइंटिस्टों ने हेल्प की, इतनी हेल्प कर दी कि इसको प्रैक्टिकली रूप से सत्यापित किया। मतलब उन्होंने जो सत्यापन दे दिए कि हाँ ये चीजें हैं, अगर आप इससे करेंगे तो प्राकृतिक उपाय भी आपको दवा के बराबर ही रहेगा और प्राकृतिक रूप से होगा, बिना कोई दवा के यूज किए, ठीक है। तो उन्होंने पहली बात बताई कि जो आवर्त चक्र है, आवर्त चक्र के प्रथम 7 दिन है, लेकिन हम 7 यहां पर नहीं लेंगे क्योंकि 7 दिन लेने पर अनसेफ हो जाता है। हम यहां पर मुश्किल से मैं यहां पर ले रहा हूं 4 दिन, यहां पर भी मैं 4 ही दिन ले रहा हूं, ठीक है। तो प्रथम 4 दिन और अंतिम 4 दिन ये क्या होते हैं, सेफ पीरियड कहे जाते हैं। अगर आप आवर्त चक्र की साइकिल देखते हैं तो 1 से 30 दिन तक की साइकिल होती है, जिसमें 1 से 4 और इधर 29, 28, 27, 26 ये क्या होते हैं, सेफ पीरियड होते हैं। इस दौरान निषेचन होना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कपल्स आपस में संयोग भी करते हैं तो निषेचन वहां पर अनुपस्थित होगा, चाहे शुक्राणु पहुंच भी जाए तो। क्यों, क्योंकि इस समय अंडाणु जो रहता है, अगर आप देखेंगे जब आवर्त चक्र होती है उस दौरान ब्लीडिंग वगैरह आती है, उस दौरान जो गर्भावस्था है वो नहीं आ सकती, क्योंकि जो गर्भाशय है ना वो विकृत होता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड नंबर जो मेथड आता है वो आता है विथड्रॉल। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव और बहुत ज्यादा थोड़ा सा क्या होता है ना, खतरे वाला होता है। मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे कम चांसेस इसमें रहते हैं कि ये पॉसिबल, मतलब कि ये होगा, क्योंकि जल्दी ये लोग कर नहीं पाते हैं और इसमें क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, इसलिए विथड्रॉल जल्दी कोई करता नहीं है। इससे अच्छा वो दवा यूज कर लेगा या तो फिर प्राकृतिक उपाय में ही वो करेगा, लेकिन विथड्रॉल वगैरह जल्दी कोई नहीं करता क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनसेफ है। क्यों है, क्योंकि विथड्रॉल एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिस दौरान पुरुष और स्त्री का संयोग हो रहा हो और पुरुष को ये पता चले कि अब शुक्राणु निकलने वाले हैं, तो तुरंत उसको अपनी योनि स्त्री की योनि से हटा लेनी चाहिए। तो जैसे वो हटा लेगा तो जो शुक्राणु है वो तो खुद ही अंदर नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता है, कई बार ये चीजें हो जाती हैं गलती से। इसी तरीके की प्रेगनेंसी देखने के लिए मिलती है। ज्यादातर जो प्रेगनेंसी, जो लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी आ गई, ये करवाना वो करवाना, MPT करवाना, तो यही सब चीजें देखने के लिए मिलती हैं कि विथड्रॉल नहीं कर पाए अच्छे, मतलब सही समय में। तो इसका यूज भी लोग कम करते हैं, इससे ज्यादा लोग कंडोम्स वगैरह का यूज कर लेते हैं इसके बजाय, ठीक। तो अब देखते हैं स्तनपान अंतराल। अच्छा, जो स्तनपान अंतराल है वो है चौथा मेथड। और ये क्या है, तो जब बच्चे का जन्म होता है, जब एक बेबी का जन्म हो जाता है, उस दौरान एक माँ क्या करती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है और 4 से 6 महीने तक ये प्रक्रिया चलती रहती है।
तो 4 से 6 महीने तक क्या होता है, जो हार्मोन्स है ना, जो हार्मोन्स अभी तक आवर्त चक्र वगैरह करवा रहे थे, वो क्या करते हैं, बिजी हो जाते हैं स्त्री के अन्य कामों में, दुग्ध वगैरह निर्माण करने के लिए। तो उस दौरान क्या होता है, आवर्त चक्र अनुपस्थित हो जाता है। और जब आवर्त चक्र ही बच्चा अनुपस्थित है ना, तो फिर चाहे जितना आप संयोग करिए, कुछ नहीं होने वाला, उस दौरान प्रेगनेंसी नहीं आएगी। इट इज क्लियर। और ये सबसे ज्यादा बेस्ट उपाय माना जाता है, ये स्तनपान वाला। ठीक, समझ में आया यहां तक की चीजें। अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरा तरीका, स्थायी उपाय। ये एक ऐसे उपाय होते हैं कि बच्चा एक बार करवा लिया, फिर दवाई वगैरह की दिक्कत नहीं है, स्थायी हो गया, फिर आप चाहे जो कुछ करिए, इसमें कुछ आपको प्रेगनेंसी वगैरह आने वाली नहीं है। और काफी ज्यादा मोस्ट सक्सेसफुल रेशियो है इनका, 99.9% है। ठीक, और इनकी रिसाइकिल भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा जटिल होती है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 100% रिसाइकिल है, पूरी तरीके से नहीं है। अगर आप एक बार करवा लेते हैं तो दूसरी बार फिर से उसको ऐसे करवाने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है बाध्यकरण। बाध्यकरण से क्या होता है, युग्मकों का परिवहन हम रोक देते हैं। और ये दो तरीकों से होता, मतलब ये दो टाइप्स का हो सकता है, एक तो मादा में भी होता है, एक तो नर में भी होता है। या तो मादा करवा ले या तो नर करवा ले, कपल्स में कोई भी एक व्यक्ति करवा सकता है इसको। अगर मादा में करवाते हैं तो इसको बोलते हैं ट्यूबुकोटॉमी, और नर में करवाते हैं तो इसको बोलते हैं वेस्कोटॉमी। यहाँ पर दोनों को याद करना मुश्किल है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वेस्कोटॉमी किस में हो रही थी। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, फैलोपियन ट्यूब किस पर होती है, मादा पर होती है। तो फैलोपियन ट्यूब का ट्यूब अगर आप ले लेते हैं तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ये जो ट्यूबुकोटॉमी है वो मादा पर होती है। और यहां पर नीट ने अपने तरीकों को बदला। कई बार तो उसने डायरेक्ट पूछा इसको कि नर में कौन होती है, मादा में कौन होती है, लेकिन जब नीट भाई परेशान हो गए कि यार बार बार साला एक ही क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको तो बच्चे सही करेंगे, तो उसने थोड़ा सा अपने पैटर्न को चेंज किया और उसने पूछा कि वेस्कोटॉमी कहां पे होती है। तो वेस्कोटॉमी पुरुष के शुक्र जनन नलिका पर होती है। कौन से, शुक्र जनन नलिका पर वेस्कोटॉमी देखने के लिए मिलती है, जबकि ट्यूबुकोटॉमी तो वहीं से क्लियर होता है कि ये फैलोपियन ट्यूब पर देखने के लिए मिलती है। किस पर, फैलोपियन ट्यूब पर देखने के लिए मिलती है। यहां पर किया क्या जाता है, सपोज दैट ये फैलोपियन ट्यूब है, एक डायग्राम में फ्लो चार्ट वाला डायग्राम बना रहा हूं, तो इसको बिल्कुल सीरियस मत ले लीजिएगा कि भैया आप कैसे ऐसे बना दिए। ये सपोज दैट फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। यहाँ सपोज दैट यहाँ से फैलोपियन ट्यूब को काट दिया गया और फिर काट के क्या किया जाता है, आपस में बांध दिया जाता है। इसी को कहते हैं बाध्यकरण। और यहाँ पर क्या करते हैं, शुक्र जनन नलिका को बांध देते हैं। ठीक, तो चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब हम देखने वाले हैं एमपीटी। एमपीटी है क्या, तो एक बार फिर से मैं इसका सन रिमेंबर करवा देता हूं कि एमपीटी पर कानून सन 1971 ईस्वी पर बनाया गया था। और एमपीटी क्यों बनाई गई आखिर, अब हम देखते हैं कि है क्या एमपीटी। तो एमपीटी बच्चा मैं आपको समझाता हूं कि है क्या। हुआ क्या कि जब लोग क्या करते थे कि बच्चा तो ठीक है, मतलब लोग क्या करते थे कि लड़के को पाने की उनके अंदर चाहत होती थी लड़कियों की अपेक्षा। तो देखिए, अगर आपको मैं बताऊं, एक एग्जांपल दूं, तो चीन में आप जानते होंगे कि रूल है कि आप अधिक बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो चीन में क्या हुआ, चीन में सोचे कि यार अधिक बच्चे नहीं पैदा कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, लड़कों को अत्यधिक मात्रा पर पैदा करना चालू किया और लड़कियों का एबॉर्शन करवाना चालू कर दिया। तो वहां पर सेक्स रेशियो है वो बदला और अच्छा खासा बदला। अब लड़के तो ज्यादा हो गए लेकिन लड़कियों की कमी हो गई। यहां तक कि लड़कियों की कमी ऐसे हुई कि भाई अगर शादी भी करनी पड़ जाए ना तो कैसे करेंगे बताइए, इतनी लड़कियां ही नहीं कि सारे लड़कों की शादी हो पाए। तब यहाँ पे शादी भी नहीं हो पा रही थी। तो उसका काफी ज्यादा मतलब एक हानि जो देखने के लिए मिली वो काफी ज्यादा चीन में देखने के लिए मिली। आप चीन से अभी भी इन प्रेजेंट टाइम में चीन के जो सेक्स रेशियो है वो अपेक्षाकृत स्त्रियों से पुरुष का ज्यादा है। ठीक, तो एमपीटी पर कानून बनाया गया। इससे ये हुआ कि यार इस तरह तो मादा हत्या बहुत ज्यादा अधिक मात्रा पर ये लोग करवा रहे हैं, तो मादा हत्या को रोकने के लिए एमपीटी पर कानून बना दिया गया कि अब सब लोग एमपीटी नहीं करवा सकते हैं। एमपीटी का फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है और इसको वही करा सकता है जो अनचाही गर्भता से मुक्ति पाना चाहता है। यहां पर अनचाही गर्भता का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि लड़की है तो भाई अब वो करवा दो। तो यहां पर लड़की का नहीं है। अगर ऐसा होता है कि आप उपायों को यूज कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको स्थायी उपाय अस्थायी उपाय बताए, इनका यूज कर रहे थे, ये फेल हो गए। सपोज दैट आप कंडोम्स का यूज कर रहे थे, फटा निकल गया और मतलब उसके बाद भी प्रेगनेंसी आ गई। आपके पहले से 5-5 बच्चे हैं, अब आप परेशान कि भाई 5 है, छठवां कहां से पालूंगा, इसको कहां से खाने के लिए दूंगा, तो फिर आप एमपीटी करवा सकते हैं। इसकी अच्छी खासी फाइल बनती है। फाइल वगैरह करने के बाद सरकार की तरफ से आदेश वगैरह सब कुछ होने के बाद जाकर एमपीटी होती है। ठीक है, ऐसा इसीलिए था क्योंकि बहुत ज्यादा इसका मिसयूज होने लगा था और इसका उद्देश्य बिल्कुल जनसंख्या को घटाना नहीं है। यहाँ पर सरकार आपको मोटिवेट नहीं कर रही है कि भैया आओ एमपीटी करवाओ, आओ एमपीटी करवाओ, जनसंख्या घटाओ एमपीटी कर, ऐसा कोई वो नहीं है, नारा नहीं दिया जा सकता कि जनसंख्या को घटाना है एमपीटी को
लगाना है, एमपीटी को करवाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए नीट ने एक बार इससे क्वेश्चन भी पूछा कि ऑप्शन में दिया था, इसको दिया था कि क्या जनसंख्या का घटाना उद्देश्य है एमपीटी का, तो बिल्कुल एमपीटी का उद्देश्य जनसंख्या को घटाना नहीं है। इट इज क्लियर। एमपीटी सन 1951 ईस्वी में लागू की गई, ये मैंने आपको बता दिया। एमपीटी प्रथम 3 माह तक सुरक्षित रहती है। यहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, एमपीटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि 3 माह तक सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है बच्चा? इसलिए सुरक्षित है कि ये जो प्रेगनेंसी होती है वो 1 से 9 मंथ की होती है, और जैसे जैसे मंथ बढ़ते हैं तो जो जटिलता है वो क्या होती है, वो बढ़ती है, और जितना जटिल होगा उतना ही फिर एमपीटी करवाना मुश्किल हो जाएगा, बच्चे को निकालना उतना ज्यादा मुश्किल हो पाएगा, और जितना ज्यादा मुश्किल रहेगा उतना ज्यादा जो माता है उसको क्या होगा, खतरा। जितने ज्यादा मंथ आगे बढ़ेंगे खतरा बढ़ेगा। 3 मंथ तक ये क्या रहती है, बिल्कुल से क्या रहती है, सेफ रहती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि हाँ इसमें बिल्कुल सेफ है, इसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब देखिए पूरे दुनिया में ना 30 से 40 मिलियन एमपीटी करवाई गई थी जब एमपीटी पर रूल नहीं बना। तो सोचिए कितना बड़ा नंबर होता, 30 से 40 मिलियन भाई साहब एमपीटी करवा दी गई थी। तो इसीलिए तो मादा हत्या को रोकने के लिए क्या किया गया था, एमपीटी। यहां पर मैं मादा हत्या को रोकने के लिए लिख देता हूं, क्योंकि मैंने मादा हत्या का यहां पर वो नहीं किया, लिखा नहीं है। मादा हत्या को रोकने के लिए, ठीक है। तो यहां पर मादा हत्या को रोकने के लिए एमपीटी पर क्या बना था, कानून बना था। ठीक, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज के लेक्चर को आपने देखा, जितनी भी चीजें हैं सब चीजें समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बच्चा कमेंट करिए। जब मैं कमेंट में देखूंगा कि हाँ यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा और देखूंगा कि हाँ यहाँ पर आपको कैसे प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। नेक्स्ट लेक्चर पर जितना भी बचा हुआ पार्ट है वो कवर हो जाएगा, चैप्टर द एंड हो जाएगा। इसके बाद आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो वो वाला लेक्चर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगर आप इसके खाली क्वेश्चन करके चले जाइए पूरे के पूरे 30 साल के, तब भी बच्चा आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा, आप नीट पर इसका क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार एक ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।